इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि बिजनेस साइकिल क्या होता है, अलग अलग बिजनेस साइकिल का नेचर क्या होता है और हम करेंगे कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स की केस स्टडी। इसके साथ HDFC बिजनेस साइकिल फंड जिसका NFO पीरियड 11 नवंबर से 25 नवंबर तक का है, जानेंगे ये फंड कैसे इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल हो सकता है और कितने दिन के टाइम होराइजन के लिए इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। मेरा नाम है विनोद चौधरी। सेल्फ लव और फिनेंशियल फ्रीडम के ऊपर लिखी गई 2 किताबें, अनब्रेकेबल और डेस्टिनी बाय डिजाइन, ये दोनों किताबें अमेजन की वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक है। मैं इन दोनों किताबों का को ऑथर हूं और फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। तो चलिए आपको लिए चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पर कि हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे इस NFO के विषय में। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे इस चैनल का उद्देश्य है आपको एक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनाना। हम इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पर इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं, जिससे आपको मदद मिल सकती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि HDFC का बिजनेस साइकिल फंड आपको मदद कर सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट देने में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये HDFC म्यूचुअल फंड कह रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से बिजनेस साइकिल फंड आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट प्रोवाइड करने में मदद कर सकता है। पहले स्लाइड में हम ये देखते हैं कि बिजनेस साइकिल कितने तरह के हो सकते हैं: एक्सपेंशन, पिक, कॉन्ट्रैक्शन और स्लम। अब अगले स्लाइड में हम ये देखेंगे कि ये जो अलग अलग फेजेस हैं बिजनेस साइकिल के, इसमें होता क्या है। हम की पैरामीटर के बेसिस पर अगर इन चीजों को देखें, जैसे कि वॉल्यूम ग्रोथ, प्राइसिंग पावर, कंपिटिटिव इंटेंसिटी, कॉस्ट कॉन्शियसनेस, कैपेक्स, रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर बिजनेस सेंटिमेंट, इन सारी चीजों के ऊपर इस फेज को अगर हम देखें तो अलग अलग फेज में अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। अगर वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो एक्सपेंशन मोड में जब बिजनेस साइकिल होता है वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ राइजिंग फेज में होता है। पिक मोड में जब बिजनेस जाता है तो वहां पे ग्रोथ स्टेबल हो जाता है। वहीं पे कॉन्ट्रैक्शन फेज में अगर जाता है तो ग्रोथ डिक्लाइनिंग फेज में हो जाता है या फिर स्लो ग्रोथ दिखने को मिलता है। और स्लम फेज में जब बिजनेस साइकिल जाता है तो यहाँ पे ग्रोथ का कोई नामो निशान देखने को नहीं मिलता है। वहीं पे अगर हम कैपेक्स की बात करें तो एक्सपेंशन मोड में जब बिजनेस जाता है तो बिजनेस ओनर या फिर प्रोमोटर कैपिटल एक्सपेंडिचर की प्लानिंग को कंसिडर करना स्टार्ट करते हैं। पिक मोड पे कैपिटल एक्सपेंडिचर हाई लेवल पे होता है और वहीं पे कॉन्ट्रैक्शन फेज में जब इकोनॉमी जाती है या बिजनेस जाता है तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की प्लानिंग है उसको प्रोमोटर्स कैंसिल करने लगते हैं या फिर डिले करने लगते हैं। और स्लम फेज में जब बिजनेस चला जाता है तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक बार रीअलाइन करने की बात सोचने लगते हैं बिजनेस ओनर्स। इसी तरह से सारे फैक्टर्स के ऊपर अलग अलग बिजनेस साइकिल का प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात ये आती है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं या किस तरह से बिजनेस साइकिल इवॉल्व होता है। तो यहाँ पे कुछ एक चीजें देखने को मिल रही है, जैसे कि क्रेडिट एंड एसेट क्वालिटी का साइकिल हो सकता है। अगर अच्छी क्वालिटी के क्रेडिट मिल रहे हैं तो उस समय में मार्केट का सेंटिमेंट एक अलग तरह का देखने को मिलता है। और वहीं पे अगर क्रेडिट की क्वालिटी खराब है, NPA का लेवल बढ़ा हुआ है, तो बिजनेस साइकिल अलग तरह से बिहेव करना शुरू करता है। कॉर्पोरेट की प्रॉफिट बढ़ती है तो भी एक नया तरह का मार्केट में सेंटिमेंट क्रिएट होता है, उसका वैल्यूएशन बढ़ने लगता है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जब कमती है तो उसका वैल्यूएशन कम होने लगता है और वो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिलता है। उसी तरह से इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट का भी एक साइकिल हो सकता है और इन्वेस्टर के जो सेंटिमेंट का साइकिल है टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये वैल्यूएशन और मार्केट के साइकिल से जुड़ा हुआ है। जब इन्वेस्टर्स के अंदर कलेक्टिवनेस में हम देखते हैं कि ग्रीडीनेस देखने को मिल रहा है तो ज्यादा क्वांटिटी में इन्वेस्टर्स परचेजिंग करना शुरू करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर का स्टॉक का प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू होता है। और उसी तरह से जब वो कलेक्टिव
फियर में आते हैं तो बेचना शुरू करते हैं और उसमें डिक्लाइनिंग फेज देखने को मिलता है। उसी तरह से इकोनॉमिक साइकिल भी एक फैक्टर हो सकता है एक बिजनेस साइकिल क्रिएट करने में। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का तो इफेक्ट बिजनेस साइकिल के ऊपर पड़ता ही है। अब दूसरा एस्पेक्ट ये निकल करके आता है कि एक ही तरह के सेक्टर में, यहां पर एग्जांपल हम ले रहे हैं ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज के साथ में फार्मा सेक्टर की, कि ऑटो सेक्टर एक अपने आप में एक सेक्टर है और इसके अंदर भी सब सेक्टर्स हो सकते हैं। जैसे टू व्हीलर का एक अलग मार्केट हो सकता है, फोर व्हीलर का, थ्री व्हीलर का, ट्रैक्टर्स एंड कमर्शियल व्हीकल का एक अलग मार्केट हो सकता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक अलग मार्केट हो सकता है। इन सभी अलग अलग सब सेक्टर्स की डिमांड और सप्लाई अलग अलग देखने को मिल सकते हैं और इसका इफेक्ट ऑटो एंसिलरीज के ऊपर भी पड़ता है। उसी तरह से अगर हम फार्मा और हेल्थ केयर की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस के ऊपर अलग अलग तरह की कंपनीज काम करती हैं। जैसे कुछ एक कंपनीज ऐसी हैं जो फॉर्मुलेशन के स्टेज पर ही काम करती हैं और कुछ एक कंपनीज ऐसी होती है जो CDMO यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर CRO कॉन्ट्रैक्चुअल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करती है। तो उनका जो मार्केट है या उनका जो बिजनेस साइकिल है वो अलग तरीके का हो सकता है, बीइंग इन द सेम सेक्टर। उसी तरह से API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जो काम करने वाली कंपनीज हैं उनका एक अलग बिजनेस साइकिल हो सकता है, हॉस्पिटल्स का एक अलग बिजनेस साइकिल हो सकता है। तो बिजनेस साइकिल विद इन द सेक्टर इटसेल्फ अलग अलग बिजनेस साइकिल देखने को मिल सकते हैं बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर कंपनी का जो स्टेज है उसके ऊपर। अब बात ये आती है कि हमें बिजनेस साइकिल फंड या बेसिकली ये HDFC का बिजनेस साइकिल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बात क्यों कंसिडर करना चाहिए या ये कोई सेंस बनाता है क्या। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हायर कॉन्फिडेंस ऑफ फोरकास्ट, मतलब जो फोरकास्टिंग किया जा रहा है उसके ऊपर ये अगर हम बिजनेस साइकिल के ऊपर ध्यान रख करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फंड मैनेजर को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। कोरिलेशन विथ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन का कोरिलेशन बिजनेस साइकिल के साथ में है। बिजनेस साइकिल अगर एक्सपेंशन मोड में है तो वैल्यूएशन बढ़ने की कगार पे है और फंड मैनेजर इस चीज को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अहेड ऑफ द कर्व इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी, माने HDFC बिजनेस साइकिल फंड में कौन सी स्ट्रेटेजी फंड मैनेजर्स अप्लाई करने वाले हैं। इस फंड में पहला चीज कि दोनों ही अप्रोच इसमें लिया जाएगा, माने टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच दोनों ही तरह के अप्रोच इसमें लिए जाएंगे और इसके कोर जो पोर्टफोलियो होगा उसमें 80% इक्विटी रहेगा और 20% इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसमें रीट्स वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकेगा और इसका पोर्टफोलियो कैपिटल बायसनेस की तरफ नहीं रहेगा, यानी कि ये कोई मिड कैप, लार्ज कैप या स्मॉल कैप ओरिएंटेड फंड नहीं है। इसमें हर तरह की कंपनी को कंसीडर किया जाएगा और इसका बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI है और ये वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा। इसमें 400 स्टॉक्स को कंसीडर किया जाएगा जिसमें से ये पोर्टफोलियो कंसिस्ट करेगा और नॉन कोर पोर्टफोलियो में 20% हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया कि 80% प्योर इक्विटी होगा और 20% इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकेगा। अब केस स्टडी के तौर पर हम अलग अलग सेक्टर को लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसका प्रोडक्ट पोजिशनिंग कहाँ पे आता है। आइए समझते हैं प्रोडक्ट पोजिशनिंग को। तो आप इसमें दो एक्सिस आप देख रहे हैं, एक एक्सपेक्टेड रिटर्न का एक्सिस और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एक्सपेक्टेड रिस्क का जो एक्सिस है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, इक्विटी ओरिएंटेड फंड में कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड लो रिस्क वाला फंड है। उसके बाद से HDFC का एसेट एलोकेटर फंड उससे थोड़ा सा रिस्कियर फंड की कैटेगरी में आता है। बैलेंस एडवांटेज उससे थोड़ा रिस्की है हो जाता है और इक्विटी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के अंदर फ्लैक्सी कैप HDFC का जो आता है वो बैलेंस एडवांटेज से थोड़ा ज्यादा रिस्की है। और इसके बाद थीमेटिक फंड
की कैटेगरी आती है, लेकिन थीमेटिक फंड की कैटेगरी से पहले बिजनेस साइकिल फंड आता है। तो ये समझ में आ रहा है कि बिजनेस साइकिल फंड डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड लाइक फ्लेक्सी कैप से थोड़ा सा रिस्कियर है, लेकिन ये प्योर सेक्टोरल फंड या फिर थीमेटिक फंड से थोड़ा सा कम रिस्कियर कैटेगरी में आता है। तो ये एक पूरी तरह से वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है। रिस्क और अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो उस तुलना में इसकी प्रोडक्ट पोजीशनिंग काफी अच्छी बैठ रही है। चलिए वीडियो को रैप अप करने के पहले 3 मेजर सेक्टर बैंकिंग, ऑटो और ई कॉमर्स, इनका केस स्टडी कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं बैंकिंग सेक्टर को। इस स्लाइड में जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले एनपीए का लेवल दिखलाया गया है। 2018 में हम देख रहे हैं कि एनपीए का लेवल बैंकों का 12% हो गया था और वो 2022 में घट करके 6% से भी कम हो गया है। दूसरी तरफ अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 2021 के बाद से प्राइस टू बुक वैल्यू में बैंकों का इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और लोन ग्रोथ की बात करें, लोन ग्रोथ होना यानी कि बिजनेस वॉल्यूम बढ़ना बैंक के लिए होता है। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि 2021 के बाद कंटिन्यूअसली क्रेडिट ऑफटेक बढ़ रहा है। ये अच्छी खबर है बैंकिंग सेक्टर के लिए। और एक चीज और देखने को मिल रहा है कि लोन का और टर्म डिपॉजिट का, होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 1 साल का टर्म डिपॉजिट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इनका गैप काफी नैरो दिख रहा है अभी के सिचुएशन में। ये भी एक पॉजिटिव खबर है बैंकिंग सेक्टर के लिए। और ऑटो सेक्टर का अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो स्लाइड आप देख रहे हैं कि ऊपर के स्लाइड्स में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वेरिएंट है, उनका सेल्स वॉल्यूम दिखलाया गया है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से पेट्रोल और डीजल से चलने वाले 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ अगर हम ईवी की बात करें तो 2021 में 2 व्हीलर का पेनिट्रेशन लेवल 0.40% था और वही सिर्फ 1 साल में ये बढ़ करके लगभग 5% तक चला गया। और अगर हम 4 व्हीलर के पेनिट्रेशन की बात करें ईवी कैटेगरी में तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2021 के जनवरी में सिर्फ 0.20% का पेनिट्रेशन था और ये बढ़ करके 1.20% पे चला गया है। तो ये चीज दिख रहा है कि फॉसिल फ्यूल से चलने वाली जो कार और बाइक है उनका पेनिट्रेशन लेवल या उनका सेल्स का वॉल्यूम कम हो रहा है, वहीं पे ईवी का बढ़ रहा है। तो ये एक साइकिल इसमें देखने को क्लियर मिल रहा है। अब बात करते हैं ई कॉमर्स का। तो ई कॉमर्स में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ई कॉमर्स के जो यूजर्स का पेनिट्रेशन लेवल है वो किस तरह का है। यहाँ पे स्मार्टफोन और इंटरनेट के यूजर्स किस तरह से बढ़े हैं। 2016 में जहाँ पर कि 220 और 343 मिलियन लोग स्मार्टफोन और इंटरनेट यूजर्स थे, ये 2022 में 6 सालों में बढ़ करके 3 गुना हो गए। और इसी का इफेक्ट ऑनलाइन शॉपर्स का जो नंबर था या ऑनलाइन शॉपिंग का जो ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम था उसके ऊपर भी पड़ा। 2016 में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का जो वॉल्यूम था वो सिर्फ 50 मिलियन हुआ करता था और 2022 आते आते ये 4 गुना बढ़ गया, लगभग 200 मिलियन हो गया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऑनलाइन फूड डिलीवरी की तो 2018 में सिर्फ 13.8 मिलियन फूड डिलीवर हुआ करता था ऑनलाइन से, जबकि 2022 आते आते ये 53 मिलियन हो गया। और अगर हम ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की बात करें और इसमें हम एनुअल ट्रांजैक्शंस यूजर्स का देखें तो यहाँ पर भी एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि 2019 में 3.5 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए, जबकि FY22 में यह 8.4 मिलियन ट्रांजैक्शन हो गया। तो ई कॉमर्स सेक्टर में भी हमें एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि ये बिजनेस जो है अपवर्ड ट्रेंडिंग दिख रहा है। अब इसके फंड मैनेजर राहुल बैजल हैं जो सीनियर फंड मैनेजर हैं। राहुल बैजल का टोटल वर्क एक्सपीरियंस, फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस 20 साल का है। 2022 की जुलाई में HDFC म्यूचुअल फंड में ज्वाइन करने से पहले राहुल बैजल
सुंदरम म्यूचुअल फंड में थे और वहां पे ये लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप और फोकस्ड फंड जैसे फंड को मैनेज किया करते थे। अब देखते हैं, जैसा कि मैंने पहले बता चुका है कि यहाँ पे इसका बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI है और एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो 1 साल के भीतर अगर आप इस फंड से एग्जिट करते हैं या स्विच आउट करते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। और इसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के लिए आप GC, फ्लेक्सी SIP, STP, फ्लेक्स STP, स्विंग STP ऑप्शंस भी लगा सकते हैं, उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें 100 रुपया के मल्टीपल में आप परचेज कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपया का भी किया जा सकता है SIP में और आप जब चाहें तब इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है, सिर्फ एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अब जानते हैं कि वर्ल्ड के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एस इन्वेस्टर्स, उनका क्या कहना है बिजनेस साइकिल के विषय में। यहाँ पे मार्क ट्वेन का कहना है कि हिस्ट्री अपने आप में रिपीट नहीं करती है, लेकिन हिस्ट्री अपने को तुकबंदी जरूर करती है। और दूसरी तरफ हावर्ड मार्क्स का कहना है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको बिजनेस के साइकिल को समझना होता है और उसका मूल्यांकन करना होता है और बिजनेस का साइकिल जो कुछ भी कहता है उसका मतलब समझ करके उसके हिसाब से एक्शन लेना होता है। वहीं पे वॉरेन बफेट का कहना है कि बिजनेस की दुनिया में विंडशील्ड की अपेक्षा जो रियर व्यू मिरर है वो ज्यादा क्लियर पिक्चर देता है, यानी कि जो फॉरवर्ड फोरकास्टिंग है उससे कहीं ज्यादा जो हिस्टोरिकल डेटा है वो आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर दे सकता है। और दूसरी बात हावर्ड मार्क्स कहते हैं कि सुपीरियर इन्वेस्टर बाकी के लोगों के जैसा ही होता है, उसे भी ये मालूम नहीं होता है कि भविष्य के पास उसके लिए क्या रखा हुआ है, लेकिन उसे एक चीज क्लियर पता चलता है कि फ्यूचर की जो टेंडेंसी है वो किस तरह की है, वही उसे सुपीरियर इन्वेस्टर बनाती है। तो ये सारी बातें वर्ल्ड के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका कहना है। और अब देखते हैं कि रिस्कोमीटर में इस प्रोडक्ट का लेबलिंग क्या है। चूंकि ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड है और 100% पैसा इसका इक्विटी में लगने वाला है और इसलिए इसका प्रोडक्ट लेबलिंग हाई में रखा गया है कि ये हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है। इसके साथ ही मैं वीडियो को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस प्रोडक्ट से कन्विंस हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमारे टीम मेंबर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स का नंबर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है और एक गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है। अगर आप अपना कांटेक्ट डिटेल्स हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हम आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस तरह के और वीडियो पाते रहने के लिए कमेंट में लिख करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।